आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रीडमैन रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। फ्रीडमैन का हमने एक सेपरेट आर्टिकल बनाया है, आप पहले उसको देखिए और फिर हमारे साथ डिस्कशन में आइए रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म, उसकी क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहली कमी हम बात करते हैं कि फ्रीडमैन ने वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी दिया है। फ्रीडमैन के हिसाब से मनी में क्या क्या आइटम्स आती हैं। मनी इंक्लूड्स नॉट ओनली द करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। मनी में करेंसी आती है, मनी में डिमांड डिपॉजिट आता ही आता है फ्रीडमैन के हिसाब से। इसके अलावा और क्या आता है? टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। देखिए, हम कमर्शियल बैंक में जाके टाइम डिपॉजिट करते हैं, 1 साल का, 2 साल का, इस तरह से हमें इंटरेस्ट का फायदा रहता है। इसलिए फ्रीडमैन के अनुसार मनी में क्या क्या आ गया? करेंसी आ गया, डिमांड डिपॉजिट्स आ गया और टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स भी आ गया। तो दिस डेफिनेशन कंक्लूड्स दैट इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नेग्लिजिबल। तो ये क्या कहते हैं फ्रीडमैन? कहते हैं कि जो ये इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि इंटरेस्ट का डिमांड फॉर मनी के ऊपर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। ऐसा फ्रीडमैन मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से या ज्यादा होने से डिमांड फॉर मनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, वो क्या कहते हैं फ्रीडमैन के हिसाब से, अगर टाइम डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हमें ज्यादा ब्याज मिलने लग जाए टाइम डिपॉजिट के ऊपर तो सारे के सारे लोग वही करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उधर डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे करंट अकाउंट में हम वो खुलवाते हैं जिसमें हमें ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है, बस जब आपके पास पैसा है तो आपने डाल दिया और चाहे तो कल सुबह निकालिए, जो जनरली बिजनेसमैन करते हैं। तो फ्रीडमैन क्या कहते हैं कि जब टाइम डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो टाइम डिपॉजिट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। साथ साथ क्या होगा? तो लोग करेंसी, पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, तो डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाएगी और डिमांड फॉर डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि ओवरऑल इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी नेग्लिजिबल, मायने कि कहीं कम हो रहा है, कहीं के ज्यादा होने से कुछ कम भी हो रहा है, इसलिए डिमांड ऑफ मनी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। अब देखिए, वो क्या कहते हैं कि फ्रीडमैन की एनालिसिस तो वीक है, ये उसका क्रिटिसिज्म है कि उसने चॉइस ही नहीं किया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पे और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे। इसके बारे में उसने कोई भी विभाजन करके हमको बात नहीं समझाई फ्रीडमैन ने। अगर डिमांड डिपॉजिट यूज होते हैं तो शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए ही डिपॉजिट किया जाता है, और अगर टाइम डिपॉजिट यूज होता है तो लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, 1 साल, 2, ज्यादा सालों के लिए जो है डिपॉजिट किया जाता है। तो इस तरह का कोई भी भेदभाव या विभाजन जो है वो फ्रीडमैन ने नहीं बताया। Hence, such an interest rate is bound to influence the demand for money। और जब ऐसा होता है कि ज्यादा डिमांड डिपॉजिट तब यूज होते हैं जब शॉर्ट टर्म प्रेफर किया जाता है, और टाइम डिपॉजिट्स में अगर यूज करना है तो ज्यादा लंबे समय के लिए डिपॉजिट किया जाता है। इसलिए इंटरेस्ट रेट करता है भैया, डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना। ये उनकी एनालिसिस का वीक पॉइंट आता है। आगे बढ़िए। मनी इज नॉट अ लग्जरी गुड। फ्रीडमैन ने कहा कि मनी एक लग्जरी गुड है, लग्जरी है। क्यों? बिकॉज ही इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट्स विद मनी। पैसे से ही तो हम सब कुछ खरीदते हैं ना। हम अपना जो लग्जरी आइटम है, आपको कंज्यूमरेबल चाहिए, आपको मार्केट में जाके सामान खरीदना है, तो ये एक लग्जरी है गुड, क्योंकि उसमें मनी भी आ गया और टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए। क्यों टाइम डिपॉजिट आप क्यों करवाते हो? क्योंकि हम टाइम डिपॉजिट करवाएंगे, जब हमें मन चाहेगा तो हम उस पैसे को निकलवा के खरीद लेंगे, तो ये एक लग्जरी तो है। तो फ्रीडमैन ने मनी को एक लग्जरी माना। He believes that there is a higher trend rate of money supply than income in United States। उन्होंने माना कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोग क्या करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक तो वो पैसा कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं और फिर खर्च देते हैं, उसको उसको खर्चते भी खुला खर्चते हैं। लेकिन उसके क्रिटिसिज्म में ये बात आती है कि इंग्लैंड में ऐसा कोई भी लग्जरी इफेक्ट नहीं है। इंग्लैंड में लोग मनी को लग्जरी इफेक्ट की तरह से नहीं देखते, यहाँ देखते हैं, यूएसए में देखते हैं, क्योंकि वो खूब खर्चते हैं लग्जरी के लिए ही। उस लग्जरी को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए ही मनी कमाते हैं, और मनी का काम है लग्जरी देना।
तो ये लग्जरी इफेक्ट देखिए यूएसए में पाया जाता है, लेकिन ये लग्जरी इफेक्ट यूके इंग्लैंड में नहीं पाया जाता। ये इनका क्रिटिसिज्म है कि देयर इज ऐसा कोई लग्जरी इफेक्ट मनी इंग्लैंड के केस में नहीं है। हायर ट्रेंड रेट ऑफ मनी सप्लाई देन इनकम इन यूएस में तो है, लेकिन यूके में नहीं है, तो ये इनका क्रिटिसिज्म आता है। आगे बढ़िए, मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ वेरिएबल्स, फ्रीडमैन वेल्थ वेरिएबल्स आर प्रेफरेबल टू इनकम। तो ये जो वेल्थ वेरिएबल्स हैं जो कि हमने आपको फ्रीडमैन की थ्योरी में समझाए थे, उनको फ्रीडमैन ने इनकम से भी ज्यादा प्रेफर किया है। सेकेंडली, ऑपरेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली डज नॉट सीम जस्टिफाइड। फ्रीडमैन ने क्या बोला है कि ये जो वेल्थ ऑपरेट कर कर ही हमको इनकम आती है, वेल्थ से ही हम इनकम कमाते हैं, जो पैसा जनरेट होता है उसको हम इनकम बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेशन ऑफ वेल्थ और इनकम वेरिएबल साइमल्टेनियसली है, ये चीज समझ में नहीं आती। तो एक और इकोनॉमिस्ट हैं जॉनसन, उन्होंने बोला है कि इनकम इज द रिटर्न ऑन वेल्थ, वेल्थ के ऊपर जो रिटर्न आ रही है उसको हम इनकम बोलेंगे। वेल्थ क्या है? वेल्थ इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम। फ्यूचर में जो आपने इनकम लेनी है उससे आज की क्या उसकी कीमत है, वो है वेल्थ। The presence of rate of interest and one of the variables in the demand for money function would appear to make the other superfluous। वो कहते हैं कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपने ले लिया और एक वेरिएबल आप डिमांड फॉर मनी फंक्शन, जो हमने आपको बताया था डिमांड फॉर मनी फंक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसमें से आपने एक वेरिएबल ले लिया। इन दोनों चीजों को क्लैश होता है और ये फ्रीडमैन का क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट आता है। आगे, मनी सप्लाई इज नॉट एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस बाहर के फैक्टर्स, एंडोजीनियस अंदर के फैक्टर्स। देखिए फ्रीडमैन ने माना कि मनी सप्लाई इज अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो मॉनेटरी अथॉरिटीज इन्फ्लुएंस करती हैं। मॉनेटरी अथॉरिटीज की मर्जी पर ही मनी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। दिस इज एक्सोजीनियस, तो बाहर का काम है, ये हमारे हाथ में ही नहीं है कि कितनी मनी सप्लाई होगी। तो फ्रीडमैन की थ्योरी में ये एक्सोजीनियस फैक्टर कंसिडर किया जाता है। बट इन यूनाइटेड स्टेट्स मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय चेंजेस इन बैंक लेंडिंग। देखिए हम ये मानते हैं कि ये जो मनी सप्लाई है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर कि कितने लोगों ने जाकर बैंक में पैसा जमा कराया। और वो कैसे जमा होता है कि बैंक कितना लेंड करता है, बैंक लोगों को भी तो देता है ना पैसा। हम बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक हमको पैसा दे देता है, तो बैंक कितना पैसा लोगों को देता है? बैंक लेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द बैंक रिजर्व्स। जितना पैसा बैंक के पास आया, कुछ लोगों ने जाके जमा कराया, उसके ऊपर ही तो डिपेंड करता है कि बैंक ने आगे लोन कितना देना है। तो बैंक के जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बैंक के रिजर्व्स किस बात पर डिपेंड करते हैं? बढ़ेंगे या कम होंगे? बैंक रिजर्व्स एक्सपैंड भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। किन बातों पे डिपेंड करेगा जी? बैंक रिजर्व्स जो है वो डिपेंड करते हैं डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल ऑफ करेंसी बाय नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक तो होता है बैंक, जो बैंक है। बैंक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग का काम नहीं करते, पर वो बहुत ज्यादा पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। तो वो कितना पैसा विड्रॉ किया जा रहा है और कितना डिपॉजिट किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि बैंक के रिजर्व ज्यादा होंगे या कम होंगे। देखिए मेरे और आपके करने से तो थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग का काम नहीं करते पर वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिपॉजिट करने से और विड्रॉ करने से बैंक रिजर्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फर्दर, बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब देखिए जो एपेक्स सबसे ऊपर वाला रिजर्व बैंक होता है, वो कितना कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा है, कितना उसको दे रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा बैंक का रिजर्व। उसने ज्यादा पैसा बढ़ा दिया तो बैंक रिजर्व के ज्यादा हो जाएंगे, और अगर उसने उनसे पैसा वापस ले लिया तो बैंक रिजर्व कम रहेगा। थर्ड पॉइंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड। देखिए विदेश से जितना पैसा आया या गया उसके ऊपर डिपेंड करता है बैंक का रिजर्व। बहुत सीधी सी बात है, ज्यादा पैसा आ गया तो बैंक रिजर्व बढ़ गया, थोड़ा पैसा विदेश से आया तो बैंक रिजर्व कम हो गया। और चौथा पॉइंट आता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब ये जो सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक है, अगर वो कितनी परचेज कर रहा है सिक्योरिटीज और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज, इसके ऊपर भी बैंक रिजर्व डिपेंड करता है।
तो फर्स्ट थ्री आइटम्स आर फॉर श्योर एंडोजीनियस एलिमेंट्स टू द मनी सप्लाई। तो ये जो चीजें हैं ये तो अंदर का ही बात है। एंडोजीनियस मतलब अंदर का, एक्सोजीनियस मतलब बाहर का जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये चीजें तो 3 पॉइंट्स तो एंडोजीनियस हो गए और फ्रीडमैन जी कह रहे हैं कि ये एक्सोजीनियस फैक्टर है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इज नॉट एक्सक्लूसिवली एक्सोजीनियस, इसलिए मनी सप्लाई एक्सोजीनियस नहीं है जैसा कि फ्रीडमैन ने माना। तो हम ये मानते हैं कि मनी सप्लाई इज मोस्टली एंडोजेनियस। हमने देखा कि अंदर की कहानी ही है मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। तो ये आता है आपका फ्रीडमैन का क्रिटिसिज्म। आगे बढ़ेंगे। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स ऑन मनी सप्लाई। जब हमने आपको फ्रीडमैन की थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको याद होगा हमने लिखा था कि फ्रीडमैन कहते हैं कि ना तो ये हमारी थ्योरी प्राइसेस की थ्योरी है, ना आउटपुट की थ्योरी है, ना इंटरेस्ट रेट की थ्योरी है। तो फ्रीडमैन ने इन तीनों चीजों को तो इग्नोर ही कर दिया है। लेकिन द फैक्ट इज दैट, सच्ची कहानी ये है कि मनी सप्लाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द अबव वेरिएबल्स। तो इन तीनों के ऊपर भी मनी सप्लाई डिपेंड करती है, जो कि फ्रीडमैन ने इग्नोर कर दिए हैं। तो ये हमारा अगला क्रिटिसिज्म हो जाता है फ्रीडमैन का। आगे बढ़ेंगे। इट डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर। फ्रीडमैन ने टाइम के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जी। फ्रीडमैन डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द टाइमिंग, द स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट एंड द लेंथ ऑफ टाइम टू विच दिस थ्योरी अप्लाइज। तो जो उन्होंने बोला कि वेल्थ से हमको इनकम आती है और ये वाली कहानी, कितना समय लगेगा ना आने में, कितना समय लगेगा पैसा आने में। अगर मैं एक वेंचर कर रही हूँ और वो मेरा चल नहीं रहा तो मैं दूसरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। दूसरा शिफ्ट होने में मुझे कितना समय लगेगा और जो नया वाला है उसमें कितना टाइम, कितने में पैसा आएगा, इन सब कहानी को तो उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। तो ये आ गया फ्रीडमैन का क्रिटिसिज्म नंबर 6। आगे बढ़ेंगे। नो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड मनी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फ्रीडमैन जी कहते हैं कि मनी सप्लाई और मनी जीएनपी में आपस में बहुत गहरा नाता है। ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। एक पॉजिटिवली कोरिलेशन मतलब एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, एक कम हुआ तो दूसरा कम हुआ। लेकिन जो दूसरा इकोनॉमिस्ट है मिस्टर कार्लोस, इन्होंने बोला है कि ब्रिटेन में बेस्ट कोरिलेशन इन दोनों में नहीं पाया गया। किसमें पाया गया? इन दो चीजों में पाया गया। ये दो चीजें क्या है? quarterly variations in the amount of cash held in the form of notes and coins by the public। देखिए पब्लिक जो है वो नोट्स और कॉइन्स पकड़ती है हाथ में, उसके कैश होता है, लेकिन ये वेरी करता है। किसी क्वार्टर में किसी समय में ज्यादा कैश है लोगों के पास और किसी समय में कम है। तो कितना ये पैसा जो लोगों के पास है वो हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन द पर्सनल कंजम्पशन एट मार्केट प्राइसेस। जितना पैसा लोगों के पास है उसके हिसाब से ही वो खर्चेंगे ना, बाजार में जाके मार्केट प्राइस के ऊपर अपना सामान खरीदेंगे। तो अगर यहाँ ज्यादा पैसा है तो ये ज्यादा खर्च देंगे और यहाँ कम पैसा है तो वो कम खर्च देंगे। तो ये कार्लोस जी कहते हैं कि इन दोनों चीजों में है रिलेशन, ना कि इन दोनों चीजों में जो कि फ्रीडमैन ने कहा था। तो ये और ये रिलेटेड हैं ऐसा फ्रीडमैन मानते हैं, लेकिन कार्लोस मानते हैं कि इन दोनों में ही कोरिलेशन है। ये हो गया जी आपका 7th पॉइंट ऑफ फ्रीडमैन्स क्रिटिसिज्म। तो अब आते हैं जी कंक्लूजन में। हमने इतने सारे क्रिटिसिज्म डिस्कस किए, उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म डिस्कस्ड, फ्रीडमैन्स थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रीडमैन की थ्योरी फिर भी इतने क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थ्योरी मानी जाती है। इसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस आता है कि इन्होंने कंसेप्चुअल इंटीग्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम किया। इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करके कैसा बिहेवियर एज इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर पे जो हमारा इसका इफेक्ट आता है उसके बारे में जो इन्होंने बात करी है, इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। इन्होंने वेल्थ को और इनकम को इकट्ठा करके जो स्टडी किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा आर्टिकल यहाँ एंड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।